डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं आपको अपना नाम बताऊंगा, लेकिन ये काम मैं इस कहानी के अंत में करना चाहूंगा। इसका भी एक कारण है। जब भी कोई आपको अपना नाम बताता है, आप अपने दिमाग में उसको जज करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आप सोचते हैं कि ये नाम वाला किस धर्म का होगा। उसके बाद आप सोचने लगते हैं उसका रंग कैसा होगा। उसके बाद आपके दिमाग में आता है कि वो किस देश का रहने वाला है। आप अपने दिमाग में उसे जज करते चले जाते हैं और उसका चरित्र भी बनाते चले जाते हैं। आपकी जिंदगी में जैसी भी घटनाएं हो चुकी हैं, आप उस इंसान से उसे जोड़ते चले जाते हैं। भले ही आपने उसका चेहरा तक ना देखा हो, लेकिन दिमाग में उसका चरित्र, उसका चेहरा खुद ही बना लेते हैं। और यही कारण है, सबसे पहले मैं आपको अपना नाम नहीं बताना चाहता और मैं कहां पर जन्मा ये भी नहीं बताना चाहता। इसका कारण भी यही है कि आप अपने दिमाग में मुझे जज ना करना शुरू कर दें। मुझे बस एक ऐसा किरदार माने जो इस कहानी का सिर्फ छोटा सा पात्र है। और इस कहानी के अंत में मैं वादा करता हूं आपको अपना नाम जरूर बताऊंगा। धीरे धीरे मैं आपको अपना चरित्र भी बताता चला जाऊंगा। मुझे हमेशा से घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं ऐसा काम करना पसंद करता हूं जिसमें शरीर की ताकत का ज्यादा इस्तेमाल ना हो, लेकिन दिमाग की ताकत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो। यही कारण है कि मैं पहले से ही अच्छे काम करता गया, पैसे कमाता गया। और मैं सिर्फ पैसे जोड़ता नहीं, उसे घूमने में खर्च करता हूं। मुझे देश और दुनिया देखना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे अपना देश देखना भी बहुत ज्यादा पसंद है और दूसरों का देश देखना भी बहुत ज्यादा पसंद है। यही कारण था कि मैंने जो पैसे इकट्ठे किए हुए थे उसको खर्च करने के लिए एक नए देश में घूमने के लिए गया हुआ था। ये एक बड़ा शहर है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इन बिल्डिंग्स को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। नई नई चीज़ें देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन जो एंटीक इमारतें होती हैं वो भी कमाल की होती हैं। इतिहास में क्या क्या हो चुका है, हमारे पूर्वजों ने कैसे इसमें अपना हाथ बटाया होगा, ये जानकर आपको कितनी खुशी मिलती है। इंसानों ने कितनी तरक्की कर ली है, ये सोच सोच कर भी आपका दिमाग मचलने लगता है। किसी ज़माने में हम गुफाओं में रहा करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे और आज हमने चांद तक का सफ़र तय कर लिया है। ये मैं यहाँ आकर सोचा करता था। नई जगह आकर ऐसे ऐसे ख्याल मन में आया करते थे और इस शहर में घूमते घूमते भी मैं यही सोचे जा रहा था। यहाँ बहुत लंबी लंबी इमारतें थीं और इन इमारतों को देखने के लिए सर को बिल्कुल ऊपर तक करना पड़ता। ऐसा लग रहा था ये इमारतें आसमान को चीरती हुई बादलों से भी ऊपर जा रही हों। अब मैं इस शहर में तो पहुंच आया था, लेकिन इस शहर में आकर मुझे पता चला कि यहाँ होटल कितने ज़्यादा महंगे हैं। मैं कभी भी सस्ते होटल में रहना पसंद नहीं करता। मुझे सुख सुविधाएं पूरी तरह से चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 स्टार से छोटा कोई कमरा मिल ही नहीं रहा था और खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं इतने पैसे में पूरा हफ्ता निकाल देता हूँ और यहाँ एक दिन का किराया ही देना पड़ रहा था। इसीलिए मैंने नया कमरा खोजना शुरू कर दिया। मैं इस बड़ी सी इमारत में अब रह नहीं सकता था, ये तो मुझे पूरी तरह से कंगाल कर देगी। हंसता हंसता मैं शहर के बाहर निकला था और नए लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है। उनसे बातें करना, उनकी भाषा सीखना, वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, यहाँ के व्यंजन क्या हैं, यहाँ कौन से कपड़े पहने जाते हैं। लोगों से बातें करके ही आपको ये पता चलता है। आपके साथ जो गाइड होता है वो आपको सब कुछ नहीं बताता। मेरा मानना है कि किसी भी नए शहर में जाओ, खुद को वहाँ पर खो दो, वहाँ नए नए लोगों से मिलो, उनसे रास्ता पूछो, उनसे मदद मांगो। हर देश में अच्छे लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। इसी बहाने उनसे दोस्ती भी हो जाती है। मेरे दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि मैं उनसे मदद मांगता हूँ और छोटी छोटी मदद मांगे जिससे उनको नुकसान भी ना हो। बस किसी सड़क पर चलते हुए बुजुर्ग से रास्ता पूछ लें और वो रास्ता बता दे तो उनका धन्यवाद करें। वो भी मुस्कुराते हुए आपसे बातें करने लगते हैं और बातें जब आगे चलने लगती हैं तो और भी सवाल किए जा सकते हैं।
मेरी ये आदत है और यहाँ मैं अपनी इस आदत का इस्तेमाल कर रहा था। पूरे दिन की मशक्कत के बाद मैंने एक होटल ढूंढ लिया। वो मेरे बजट में आ रहा था, लेकिन शहर के एक कोने में था। यहाँ से भी शहर घूमा जा सकता था और कई ऐसी जगह होती हैं जो शहर से बाहर होती हैं। कोई वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता, लेकिन वो सुंदर बहुत होती हैं। इस शहर में भी ऐसी कई जगह थी और यहाँ आकर मुझे पता चल रहा था यहाँ तो 2-3 दिन तक मैं घूमता भी रहूँगा, तब भी मेरा मन नहीं भरेगा। लेकिन उस शाम जो हुआ, मैंने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं था। अचानक धमाकों की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था आसपास बम फट रहे हों। पहले मैं सोच रहा था कोई आतंकवादी हमला यहाँ पर हो गया है। मैं उस बिल्डिंग के बिल्कुल छत पर पहुंच गया था। यहाँ कई ऊंची ऊंची इमारतें थी, लेकिन कई बिल्डिंग से आग निकल रही थी, धुआं निकल रहा था। अगर यहाँ पर कोई आतंकवादी हमला हुआ भी है तो वो एक दो खास जगह पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग से आग निकल रही थी। मैं डर चुका था। मैं भागता हुआ अपने कमरे में गया और वहाँ जितना भी स्टाफ था वो पूरी बिल्डिंग को छोड़कर जा चुका था। मैं कहाँ जाता? मुझे यहाँ पहचान वाला कोई नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। क्या करूं मैं? क्या सच में आतंकवादी इतनी भीड़ बनाकर यहाँ पर आ गए हैं? ये सवाल का जवाब शायद न्यूज़ में मिल जाएगा। भले ही यहाँ के कर्मचारी भाग चुके थे, लेकिन मेरे कमरे में टीवी लगा हुआ था। मैंने वो टीवी ऑन किया और उस पर खबर आ रही थी कि युद्ध शुरू हो गया है। किसी और देश ने हमारे इस देश पर हमला कर दिया था और इस शहर को पहला निशाना बनाया गया। जहाज से मिसाइलें छोड़ी गई और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर वो मिसाइलें छोड़ दी गई थी। ये शहर सरहद के काफ़ी करीब था और उन्होंने अपनी सेना इस तरफ बढ़ा दी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसी जगह पर जाकर फंस जाऊंगा जहां युद्ध शुरू हो जाएगा। मैं अब फ़ोन लगाकर अपने साथियों से पूछना चाहता था कि इस देश से कैसे बाहर निकलूं। मैं फ़्लाइट्स बुक करना चाहता था, लेकिन रनवे को भी तबाह कर दिया गया था। इस शहर से अब बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। दूसरे देश ने इतना बुरा हमला किया था कि रनवे को तबाह कर दिया था, सड़कों को तोड़ दिया था ताकि कोई भी एक शहर से दूसरे शहर ना जा सके। मैंने इतिहास की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। जब भी कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है, सबसे पहले रनवे उड़ाए जाते हैं, सड़कें तोड़ दी जाती हैं ताकि शहर के लोग बाहर ना निकल पाएं। उसके बाद खाने पीने का सामान रोक दिया जाता है। शहर वाले मरने पर मजबूर हो जाते हैं और फंसे फंसे वो कुछ नहीं कर पाते और आने वाली दुश्मन सेना को भी स्वागत के तौर पर अपना लेते हैं। यही तो टेक्निक होती है जो बड़े बड़े देश अपनाते हैं। यहाँ पर वैसा ना हो जाए, वो मौत का मंजर मुझसे देखा नहीं जाएगा। किस देश में आ फंसा हूँ मैंने सोचा ही नहीं कि युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन अब क्या करूँ? मैं अपने साथियों को फ़ोन लगा रहा था। कुछ को फ़ोन लग पा रहे थे, कुछ को फ़ोन नहीं लग पा रहे थे, और जितने भी इस देश में रहने वाले मेरे जान पहचान वाले थे, उन्हें फ़ोन लगाकर मैं पूछ रहा था करूँ तो करूँ क्या। और वो भी हफड़ा तफड़ी में अपने घरों को छोड़कर गाड़ी में सामान रखकर बाहर निकलते जा रहे थे। वो उन शहरों की तरफ जा रहे थे जो काफ़ी दूर हों, ताकि वो भी युद्ध की चपेट में ना आ जाएं, और वहाँ से भागना और भी आसान होगा। वहाँ से फ़्लाइट लेकर भागा जा सकता था। मैं मदद मांग रहा था कि मुझे भी कोई ले जाए, लेकिन सबसे पहला शिकार यही शहर होगा, कौन जानता था। पूरा दिन मैं उसी बिल्डिंग के अंदर था। खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रहा था, और खाने पीने का सामान इकट्ठा करके मैं बाहर किसी गाड़ी को चुराने के बारे में सोच रहा था। गाड़ी को चुराऊंगा, यहाँ से भाग निकलूंगा, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। जैसे ही सामान इकट्ठा करके मैं बिल्डिंग के बाहर निकला था, बिल्कुल सन्नाटा था बाहर। दोपहर का वक्त हो चुका था, लेकिन कोई भी सड़क पर मौजूद ही नहीं था। ये वो शहर है जहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, लेकिन आज यहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। मेरी कांपती हुई टांगें, मौत का डर मुझे बहुत ज़्यादा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आसपास से गोलियों की आवाज़ सुनकर मुझे डर सा लगने लगा। मैं इन गाड़ियों को चुरा तो लेता, लेकिन इस तरह से गाड़ियां एक दूसरे में फंसी हुई थी कि इन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। यहाँ ढेर सारे पत्थर सड़कों पर आ चुके थे। ऐसा लग रहा था आसपास कुछ और भी हुआ है। आसपास मैंने देखा कई लोगों की लाशें पड़ी थी। मैं डर सा गया। मुझे लगा यहाँ भी वो सीन ना आ गई हो, लोगों को मारना शुरू कर दिया गया है और मेरा जिंदा बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक गाड़ी ऐसी ढूंढना चाहता था जो आसानी से चल जाए। मैं अब आगे बढ़ने लगा था और जैसे ही उस बड़ी सड़क को पार किया, सामने मुझे कुछ लोग लड़ते हुए नजर आए।
ये सेना के लोग नहीं थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। किसी ने हाथ में छड़ पकड़ रखी थी तो किसी ने हाथ में चाकू पकड़ रखा था। एक दूसरे को लड़ते हुए वो मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं क्या करता, मैं डर कर एक गाड़ी के पीछे छिप गया। मैं ये देखना चाहता था ये हैं कौन, इस तरह से एक दूसरे को मारने पर उतारू क्यों हुए हैं। वहां कम से कम 50 लोग थे। आपस में जंग सी लगी हुई थी। एक दूसरे के गले काटे जा रहे थे, एक दूसरे को मरता हुआ छोड़ा जा रहा था। वो जंग कुछ ही समय चली। ये आम जनता ही थी। लड़कियां, बुजुर्ग वहां पर आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारे जा रहे थे। वो भीड़ एकदम कम पड़ गई जब बहुत सारी लाशें वहां बिछ चुकी थी। अंत में मुझे ये पता चला ये लड़ाई क्यों हुई थी। एक गाड़ी को लेने के लिए ये लड़ाई हुई थी। वो गाड़ी शायद चल रही होगी और उसमें बैठकर वो वहां से भागना चाहते थे, लेकिन ये गाड़ी एक बुजुर्ग दंपत्ति की थी। उससे गाड़ी छीनने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। हर कोई जिंदा रहना चाहता है, लेकिन इस तरह से जिंदा रहने के लिए लोग शैतान बन जाएंगे, मुझे नहीं पता था। मैं उनकी तरफ देखता गया और हिम्मत नहीं की उन्हें रोकने की। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन उस जमीन पर पड़े हुए लोगों को भी बचाने की हिम्मत कर सकता था, वो भी कर नहीं पाया। वो तड़प रहे थे, आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें अपनी गोद में बिठाकर जिंदा कैसे कर देता। मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ। मैंने फ़ोन लगाया, मैं एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाना चाहता था, लेकिन कोई फ़ोन नहीं लग पा रहा था। यहाँ जो भी यात्री आता है, जो भी टूरिस्ट आता है, उसे एक बड़ी सी लिस्ट दी जाती है। उस लिस्ट में बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं। यहाँ अस्पताल के नंबर, एम्बुलेंस के नंबर, पुलिस वालों के नंबर, इमिग्रेशन वालों के नंबर, वो ढेर सारे नंबर होते हैं ताकि मदद की जब भी ज़रूरत हो वहाँ फ़ोन लगा ले। मैं फ़ोन तो लगा रहा था, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। एक भी नंबर किसी ने उठाया नहीं। तब मैं वहाँ रोता रोता आगे की तरफ बढ़ चला। मैं इस तरह अपने अंदर गिल्ट फील कर रहा था कि उन्हें बचा तो सकता था, लेकिन कैसे? मैं भी तो मर जाता उन तड़पते हुए लोगों के साथ। मुझे आगे बढ़ना होगा, यही तो है ज़िंदगी। कुछ लोगों की मदद आप कर नहीं सकते और आपके मन में वो शंका सी रह जाती है, काश कुछ करता। मैंने आंखें बंद की और आगे की तरफ बढ़ चला। मैं भी एक गाड़ी ढूंढना चाहता था। आसपास लड़ते हुए लोग मुझे दिख रहे थे। हर कोई इस शहर को छोड़कर बाहर जाना चाहता था। एक गाड़ी जिसमें सिर्फ 4 ही सीटें थीं, वहाँ कम से कम 5 ही लोग बैठ सकते थे। उसमें भी 10-10 लोग इस तरह से भरे हुए थे कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। कुछ लोग चलती हुई गाड़ियों के ऊपर पकड़कर बैठे हुए थे कि उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन कहाँ तक जाते वो, ये मैं जानना चाहता था। मैं ढूंढता गया ऐसी गाड़ी जिसका इस्तेमाल मैं भी कर सकता था। वहाँ बहुत सारे लोग भटक रहे थे। जिस किसी के हाथ में गाड़ी लग जाती वो मौत का मंजर देखने लायक होता। उस गाड़ी में बैठने से पहले उन्हें मारने के लिए कई लोग आ जाते, वो भी गाड़ी चलाना चाहते। हर जगह छोटे छोटे युद्ध चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सेना अभी पहुंची नहीं है और हम आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे। यहाँ कई जगह कंटीली तारें लगा दी गई थी। इस देश की सेना भी अभी यहाँ पर पहुंच आई थी। शहर को तो बचाना ही था, लेकिन उड़ते हुए जहाज़ों से हम बच नहीं सकते थे। अगर जहाज़ों से मिसाइलें दोबारा गिराई जाती तो शायद ये शहर पूरी तरह से तबाह हो जाता। मैं जानता था ऐसा वो सेना भी नहीं करना चाहेगी। जब भी युद्ध होता है, बेवजह इस तरह से अपनी मिसाइल्स बर्बाद नहीं की जाती। आम सिविलियन को इस तरह नहीं मारा जाता। युद्ध जीतने के लिए उन्हें अपनी तरफ करना पड़ता है, और ये दुश्मन सेना भी जानती ही होगी। वहाँ कटीली तारों से हमारी सेना इस तरह हमें घेरे हुए थी कि शहर से किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। उन्हें रोका जा रहा था। उन्हें घरों के अंदर छिपने के लिए कहा जा रहा था, बेसमेंट में जाने के लिए कहा जा रहा था, और कई लोग तो गाड़ियां भगाकर उन कटीली तारों से निकलकर शहर से बाहर जाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। कई तो निकल भी चुके थे। कुछ छिपते छिपाते कटीली तारों को पार कर जाते, और मैं भी उन्हीं में से एक था। शहर से बाहर तो निकलना होगा। वो सेना यहाँ पर आ गई तो हमें बंदी बना लेगी। शायद हमें कैदी बनाकर जेल में ठूंस दिया जाए और उसके बाद हम पर टॉर्चर किया जाए। मैं तो यहाँ का वासी भी नहीं हूँ। मैं तो अपने देश वापस जाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर फंसना नहीं चाहूँगा। मैं वो कटीली तारों को एक कोने से पार कर सकता था, और यही मैंने किया। एक दीवार से सटकर घिसटता घिसटता मैं आगे बढ़ने लगा, और समय शाम का हो गया था। वहाँ सायरन बजने शुरू हो गए थे कि रात के वक्त हमले होने शुरू हो जाएंगे, और रात से पहले पहले मुझे ये शहर छोड़ना होगा, ये भी मैं जानता था। अब उन कटीली तारों को मैंने पार कर लिया। उन कटीली तारों को पार करने के बाद सीना से मैं आगे निकल आया था।
मेरा जो होटल था वैसे भी शहर के एक कोने में था। अब इस तरफ भागता भागता शायद मैं शहर से बाहर निकल पाता। जैसे ही मैं काफ़ी आगे पहुंचा, एक बुजुर्ग दंपति छिपता छिपता एक गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता मैं कब शैतान बन जाऊंगा। उन्हें देखते ही मुझे लग रहा था कि उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए और ये गाड़ी लेकर मुझे बच जाना चाहिए। मैं भागता हुआ उनके पास गया और उस बुजुर्ग दंपति के पास एक एक राइफल थी, मेरे सर की तरफ तान दी थी और वो बुजुर्ग मुझसे कहने लगा था, दूर हो जाओ, हमारी गाड़ी से दूर निकल जाओ। मैं वहीं खड़ा उन्हें देखे जा रहा था और वो सामान उस गाड़ी में रख रहे थे। वो भी जिंदा बचना चाहते थे, मैं भी जिंदा बचना चाहता था। ये एक पिकअप ट्रक था। मैंने उनसे गुहार लगाई, आप आगे वाली सीट पर बैठ जाइए, मैं पीछे कपड़ा लेकर लेट जाऊंगा। मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। वो बुजुर्ग मेरी तरफ गनताने हुए यही कह रहा था, तुम हमें मारना चाहते हो, हम जानते हैं यहाँ लोग शैतान बन गए हैं, यहाँ से बचने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और तुम भी ये करोगे। लेकिन उस बूढ़ी औरत की आंखों में दया देख ली थी मैंने। वो अपने पति से कह रही थी, पीछे ही तो लेटना चाहता है, जब हम आगे बैठ जाएंगे इसे पीछे बैठने के लिए कह देंगे, हम भी बाहर निकल जाएंगे और ये भी बाहर निकल जाएगा और फिर शायद इसकी मदद ही हो जाए। वो बुजुर्ग आदमी भी अपनी पत्नी की बात टाल नहीं सकता था। उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी और मैं उस पिकअप ट्रक के बिल्कुल पीछे लेट गया था। अपने ऊपर एक चादर रख ली थी और वो चादर भूरे रंग की थी। वो बिल्कुल उसके कलर के साथ मैच कर रही थी। ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, फिर भी एक छेद के सहारे मैं बाहर देखने की कोशिश करता जा रहा था। बहुत सारे लोग थे जो हथियार लिए इस गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने गोलियां भी चलाई थी। हम दूर निकल नहीं सकते थे क्योंकि भीड़ आगे आ जाती, वो रोकने के लिए सामने लेट जाते और ये बुजुर्ग भी उनके ऊपर से गाड़ी निकाल देता। कितने लोगों को बचाते। इस पिकअप ट्रक में जगह तो थी, लेकिन वो भीड़ शैतान बन चुकी थी। वो लोगों को मारना चाहते थे। वो इस बूढ़े को भी मार कर गाड़ी छीनना चाहते थे और मैं पीछे चिल्ला तक नहीं सकता था। काश वहाँ से उनकी मदद करने का कोई रास्ता होता, मैंने बस ये कहा था। वो बुजुर्ग गाड़ी निकालता गया। कुछ लोग गाड़ी के नीचे आ गए, कुछ को टक्कर मारी, कुछ गोलियां गाड़ी को लगी, लेकिन मैं तो बच गया था। वो गाड़ी भगाता गया और उनसे काफ़ी दूर निकल गया। आगे रास्ता साफ दिख रहा था। ये जंगल का रास्ता था। अब शहर से हम थोड़ा सा आगे निकल आए थे और मुझे भी खुशी हुई, इस शहर से तो बच गए, किसी और शहर में पहुंचेंगे और वहां से शायद रास्ता आसान होगा। पीछे से ही मैंने आवाज लगा दी, अंकल गाड़ी थोड़ा तेज चलाइएगा, उस शहर में भी रुकिएगा मत, हमारे पास सामान बहुत है, सीधा उस शहर को भी पार कर दीजिए और वहां से ज्यादा आगे निकल जाइए। लेकिन वो बूढ़ी औरत रोती रोती कहने लगी थी, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा, इनके कंधे पर गोली लगी है। वो बुजुर्ग थोड़ा कराह रहा था, उससे गाड़ी चल नहीं पा रही थी। बार बार उसका एक हाथ नीचे चला जाता और स्टीयरिंग थोड़ा सा हिल जाता। मैंने पीछे से आवाज लगाई थी, अंकल गाड़ी मैं चलाता हूँ, मैं आगे लेकर चलता हूँ, वहां हम किसी अस्पताल की तरफ निकलते हैं। लेकिन तभी मेरी तरफ बंदूक तान कर उस बूढ़ी औरत ने कहा था, चालाक बनने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं तुम क्या करना चाहते हो, चुप करके पीछे बैठे रहो और जहां हम कहें वहां उतर जाना। जैसे ही शहर से पूरी तरह से हम बाहर निकलने वाले थे, आगे सड़क के ऊपर ही कई बम गिराए गए थे। वहां गाड़ियों का बहुत सारा जाम लगा हुआ था। कई लोग वहां पर झगड़ रहे थे और पीछे से आ रही गाड़ी को देख इस तरह से वो हैरान होकर देख रहे थे कि यहाँ कुछ और होने वाला है। हमें डर था कि गाड़ी छीनने के लिए लोग हमारी तरफ भागेंगे, लेकिन नहीं, यहीं तक वो सब पहुंच पाए थे और इस खड्डे को वो भाग कर पार करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते थे। आगे कुछ अजीब सा दिखा, दूर टैंक खड़े हुए थे और ये हमारी आर्मी के टैंक नहीं थे, ये दुश्मन आर्मी के टैंक थे जिन्होंने इस जगह को भी घेर रखा था। आगे से भागते हुए लोग जो उस टैंक को अपनी आर्मी के टैंक समझ रहे थे। हम तो गाड़ी में बहुत पीछे थे, एक छोटी सी चढ़ाई के ऊपर हम छिपकर देख रहे थे। उन पर गोलियां बरसाई गई, उन्हें आगे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, पीछे भाग नहीं सकते थे, गोलियों से भून कर रख दिया। वहां कम से कम 500 से 700 लोग थे जिन पर गोलियां बरसाई जा रही थी, वापस भगाया जा रहा था। जो उस खड्डे के अंदर से वापस गाड़ियों के पास पहुंच पाए उन्हें तो छोड़ दिया गया, जो उस खड्डे के पार पहुंच गए थे उनकी लाशें बिछ चुकी थीं। दुश्मन आर्मी नहीं चाहती थी कि शहर से कोई बाहर निकल पाए। इस शहर को पूरी तरह से घेरा जा चुका था। मैं जान गया था
ये दुश्मन आर्मी अब इस शहर पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहेगी और इस टेक्निक को भी मैं जानता हूँ। इतिहास में इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके देशों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाता है। वहाँ के लोगों को पहले तो बंदी बना दिया जाता है, उन्हें खाने का सामान नहीं दिया जाता, फिर वो आपके साथ मिल जाते हैं और इसके बाद उन्हें कैदी बना लिया जाता है और उनका सफाया कर दिया जाता है। वो जगह फिर आपके साथ जुड़ जाती है। इस तरह ही तो कब्जे किए जाते हैं देशों पर। वो भीड़ अब पीछे की तरफ भागने लगी थी। गाड़ियाँ सबने फंसा रखी थी और कोई भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जो भी गाड़ियाँ बिल्कुल पीछे लगी थी अब उनके लिए जंग शुरू हो चुकी थी। लोग फिर से एक दूसरे को मारने पर लग गए थे। हमारी गाड़ी तो उस पहाड़ी पर थी और हमारी गाड़ी की तरफ भी लोग भागे थे। हमने गाड़ी बैक की और भगानी शुरू कर दी। वो बूढ़ा धीरे धीरे बेहोश होने की कगार पर था और मैं उस औरत को कहे जा रहा था, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, इन्हें एक तरफ बिठा दें, आप गाड़ी चलाएं। लेकिन वो औरत कह रही थी मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। मैंने कहा मैं आगे आ जाता हूँ, मेरे सर पर बंदूक रख देना, मैं गाड़ी चलाता जाऊंगा। भरोसा कीजिए अंकल बेहोश हो जाएंगे, गाड़ी नहीं चलेगी और इसी तरह फंसेंगे, कोई हमें मार कर इसी तरह लाशें बिछा जाएगा। वो औरत मान गई थी। मैं आगे की सीट पर आया। हम आगे उन 2 सीटों पर 3 लोग बैठे हुए थे। मैं गाड़ी चला रहा था और अब हम उसी शहर के अंदर जा रहे थे। मैंने कहा था हम किसी अस्पताल में चलते हैं, वहाँ इनका इलाज करवाते हैं, कोई ना कोई तो होगा इलाज करने वाला। वो बूढ़ी औरत ने कहा था मैं नर्स रह चुकी हूँ, मैं इलाज कर सकती हूँ। अगर मेरे पास सारी दवाइयाँ हों, सब चीज़ें मेरे हाथ में हो तो मैं इलाज कर सकती हूँ। गोली सिर्फ कंधे पर लगी है, लेकिन जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता चला जाएगा। अब शहर के अंदर हम घुस चुके थे। कंटीली तारें वहाँ पर मौजूद नहीं थी। सेना शायद इस शहर को छोड़कर भी भाग चुकी होगी, लेकिन हमें कोई अस्पताल ढूंढना था। अस्पताल पास में ही था और जैसे ही अस्पताल में पहुंचे वहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं। खाली अस्पताल जहाँ पर हमेशा भीड़ रहती होगी आज पूरी तरह से खाली था। इस तरह से लोग मरे फिर भी यहाँ मदद के लिए नहीं आ पाए। एम्बुलेंस वाले भी भाग गए होंगे। जो शहर छोड़ सकता था वो छोड़ गया। अब हम उसी अस्पताल के अंदर थे और हम ढूंढ रहे थे ऐसी चीज़ें जिससे अंकल का इलाज करवाया जा सके। अब उस बूढ़ी औरत ने भी एक बंदूक बैग में डाल ली थी और वो मुझ पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि यहाँ तक मैं उसके पास आया था। गाड़ी चुराने का अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें एक साथ रहना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमारे पास बंदूकें हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम दोनों पकड़ते हुए उन्हें एक स्ट्रेचर पर डालते हैं और अंदर की तरफ ले जाते हैं। आवाज़ें लगाने के बाद भी कोई बाहर नहीं निकला तो हम एक ओपीडी रूम में पहुंच गए। वहीं पर उनका इलाज करना था और वो बूढ़ी औरत नर्स तो रह चुकी थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। इस उम्र में भी अपने पति के कंधे पर लगी हुई गोली को निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसकी आंखों से आंसू ज़्यादा निकल रहे थे, उससे भी ज़्यादा जितना खून शायद उस बुजुर्ग के कंधे से निकला होगा। 20 से 25 मिनट उसने उस गोली को निकाल दिया, दवाई वहाँ पर लगा दी, उस बूढ़े को गोलियां भी खिला दी। वहाँ सारा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा था। लोग इस अस्पताल को छोड़कर भाग निकले थे। जैसे ही उस बुजुर्ग के कंधे पर पट्टी की गई, बाहर से गोलियों की आवाज़, ये बहुत कड़कड़ाती गोलियों की आवाज़ थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 5 मिनट तक लगातार गोलियों की आवाज़ें आती रहीं और हमें ये पता नहीं था गोलियां चला कौन रहा है। हो सकता है कोई हत्यारा इस समय का फ़ायदा उठाकर अपने मन का जो भ्रम है वो दूर करना चाहता होगा, लोगों की लाशें बिछाना चाहता होगा। हम भागते हुए अब दूसरी मंजिल पर जाना चाहते थे। एक कमरे में पहुंचकर हम उस कांच की खिड़की से बाहर देखने लगे। मैं एक आंख के सहारे थोड़ा पर्दा हटाकर नीचे देख रहा था तो नीचे मुझे सेना नजर आई। ये इस देश की सेना नहीं, विरोधी देश की सेना थी और नीचे पड़ी हुई लाशों पर गोलियां मारकर वो पक्का कर रहे थे कि सब मरे हुए ही हों, जिंदा कोई नहीं बचना चाहिए। डरे सहमे हम ऊपर खड़े ये देख रहे थे कि ये सेना वाले यहाँ से चले जाएं। ये मान लें कि हर कोई मर चुका है, लेकिन वो हर लाश पर पक्का कर रहे थे कि एक गोली तो सब पर चलाई जाए। अगर लाशों का ये हाल हो रहा है तो जिंदा के साथ क्या करेंगे ये? अब वो गोलियां चलाकर कह रहे थे अस्पताल के अंदर जाना होगा, यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए, जल्दी चलो अंदर। अब वो अस्पताल के अंदर थे। ये कम से कम 10 लोग थे। अब ये 10 लोग हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम जानते थे। वो बुजुर्ग हमारे पास लेटा हुआ था, अभी बेहोश था और वो बूढ़ी औरत ये कह रही थी इनकी मदद करनी है, इन्हें कैसे बचाएंगे। मैं जानता था हम तो भाग लेंगे, कहीं छिप जाएंगे, लेकिन इस बेहोश आदमी को कहाँ छिपाएंगे।
एक गोली वो जरूर मारेंगे। अगर इन्हें मुर्दा भी घोषित कर दिया जाए, लेटा भी दिया जाए, तो गोली तो वो मारेंगे। क्या करें? इसके बाद दूसरी मंजिल से हम तीसरी मंजिल की तरफ जाने लगे। उस बूढ़े आदमी को स्ट्रेचर पर डाला हुआ था और सीढ़ियों पर खींच खींच कर ऊपर ले जा रहे थे। नीचे वाली मंजिल से बार बार कुछ समय बाद एक गोली की आवाज आती। जो भी कोई नीचे होता शायद वो उस पर गोली मार रहे थे। कुछ लोगों के चीखने की आवाज भी आई। तब हमें पता चल गया, यकीनन इस अस्पताल में कोई जिंदा भी था जिस पर गोलियां चला दी गई हैं। चीखने की आवाज गोली के बाद बिल्कुल बंद हो जाती, जो इस बात के प्रमाण थे कि गोली लग चुकी है और उन्हें मुर्दा मान लिया गया है। जैसे ही हम छत पर पहुंचे थे, वहां कुछ लोग थे जिनके पास बंदूकें, उनके मुंह पर उंगली। वो हमें चुप रहने के लिए कह रहे थे और बंदूकें हमारी तरफ तान रखी थी। ये 7 से ज्यादा लोग थे जो एक के पीछे एक इस तरह से छिपे हुए थे कि कम नजर आ रहे थे। उन सब ने इशारा कर दिया कि हम एक कोने में चले जाएं और बंदूकें हमारे हाथ से छीन ली थी। अब अस्पताल की छत बहुत ज्यादा बड़ी थी। यहाँ इस तरह से बंकर नुमा कुछ बना हुआ था जिसके अंदर छिपकर वो बचने की कोशिश कर रहे थे। वो नीचे की तरफ भी देख रहे थे ताकि और सैनिक भी यहाँ पर ना आ जाएं। अब बचने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। हमने ये सोचा हुआ था कि वो सैनिक अगर ऊपर आएंगे तो गोलियां बरसाकर उन्हें मार दिया जाएगा। सबसे पहले तो 2 सैनिक ऊपर आए और इधर उधर झांकने लगे। उन्हें एक जगह घेर कर गोलियों से भून दिया गया। एक एक गोली उनके सर पर मारी गई, एक एक छाती पर मारी गई और चीखने का मौका तक नहीं दिया गया। इसके बाद 1-2 सैनिक ऊपर आते गए और उन पर भी एक एक करके गोलियां मारी जाती रहीं। नीचे से बाकी सैनिक आवाजें लगा रहे थे, कोई मिला या नहीं, लेकिन आवाज का जवाब ना मिलने पर वो भी ऊपर आते। वो 10 सैनिक हमने फंसा कर मार दिए थे, फुली ट्रेंड सैनिक। लेकिन यहाँ पर जो सिविलियन थे वो बहुत समझदार थे। उन सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके थे और छत से हम नीचे भी झांक रहे थे, कहीं कोई वॉकी टॉकी से बता ना दे कि यहाँ पर लोग सैनिकों को मार रहे हैं। अगर यहाँ पर ढेर सारे सैनिक आ गए तो हम हर किसी को मरता हुआ देखेंगे अपनी आंखों के सामने। अब नीचे कुछ सैनिक थे जो नीचे से आवाजें सुन रहे थे और ये जानना चाहते थे कि सब मर चुके हैं या नहीं। अब जवाब देने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस अस्पताल से भागने का एक रास्ता हमें मिल चुका था। इस अस्पताल के ऊपर एक बड़ी सी तार टंगी हुई थी जो नीचे एक छोटे से घर की तरफ जाती थी। हर किसी ने वहां पर चेन फंसाकर फिसलते हुए उस घर तक का सफर तय कर लिया, लेकिन उस बूढ़े को कैसे छोड़ सकते थे यहाँ पर। मेरी आंखें भी नम थी और उस बूढ़ी औरत की आंखें भी नम थी। तभी मैंने दिमाग लगा लिया, स्ट्रेचर भले ही ना सही, यहाँ रस्सियों से उन्हें बांध देंगे, उसके बाद घिसटते हुए वो भी घर तक पहुंच जाएंगे। इसमें 5 मिनट का समय लगा और वो सैनिक ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने वो तार फंसाई और जल्दी से उस घर की तरफ पहुंच गए। घर के पास पहुंचते ही वहां तार को काट दिया गया और तार नीचे लटक गई। हम दूर से देख रहे थे, वो सैनिक ऊपर छत पर थे और इधर उधर गोलियां मार रहे थे, चीख रहे थे कि उन सैनिकों को किसने मौत के घाट उतार दिया है ताकि वो बदला ले पाए। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला छत पर मारकर कौन गायब हो गया है। अब हम 10 से 11 लोग थे जो बचने की मशक्कत कर रहे थे। यहां तक ये कहानी बिल्कुल साधारण नजर आ रही होगी। एक तरफ एक सैनिक जो देश पर कब्जा करना चाहते हैं और बचे हुए सिविलियन जो इस शहर को छोड़ना चाहते हैं। मैं इसका हिस्सा था, लेकिन आगे जो होना शुरू हो गया मैंने उसकी उम्मीद नहीं की थी। वहां उस घर से बाहर निकलते ही जमीन को फाड़ कर निकल रहे लोग देखे मैंने। जमीन के अंदर से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और मरे हुए इंसान इस तरह से बाहर आ रहे थे जैसे ज़ॉम्बीज आ रहे हों। कैसे थे वो अजीब से, उनके शरीर से तेल नीचे टपक रहा था और वो उन सैनिकों पर झपट्टा मारकर उन्हें मार रहे थे। ऐसा लग रहा था इस देश ने ऐसे सैनिक बनाए हों जो जमीन के अंदर रह रहे हों और अब वो हमें बचा रहे हैं। उन पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। उस घर के अंदर से छिपकर हम देख रहे थे। वो सैनिक गोलियां मार रहे थे लेकिन वो मर नहीं रहे थे। शरीर के टुकड़े जरूर हो रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद और जमीन फाड़कर वैसे ही मुर्दे बाहर आ रहे थे। वो उन्हें नोच नोच कर खा गए, लेकिन वो और सैनिकों की तलाश नहीं कर रहे थे। वो उन सैनिकों को नोच नोच कर खाकर फिर से जमीन के अंदर दफन हो गए। वो दरारें जो बन चुकी थी, लाल रंग की रोशनी वहां से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था नर्क से शैतान यहाँ पर कदम रखना शुरू कर चुके हैं और लोगों को मार मार कर ले जा रहे हैं।
खुशी सिर्फ इस बात की थी कि दुश्मन सेना के सैनिकों को मार रहे थे। हम सिविलियन को उन्होंने हाथ नहीं लगाया था, शायद हमें पहचान ही नहीं पाए थे। तभी ये अंधेरे में एक बड़ा धमाका हुआ। उस अस्पताल पर एक बड़ी मिसाइल गिराई जा चुकी थी। उस कारण वो अस्पताल के परखच्चे उड़ गए। हम काफी दूर निकल आए थे, लेकिन यहाँ भी धमाका इतना तेज था कि हमसे सहन ना हो पाया। कानों से 5 मिनट तक एक तीखी आवाज आती ही रही थी। ऐसा लग रहा था कानों में जैसे पर्दे मौजूद ना हो। 5 मिनट बाद सही से सुनाई देना शुरू हुआ था। अब हम और आगे निकल रहे थे और इस अंधेरे में छिप छिप कर हम दूर जाना चाहते थे। हमें चारों तरफ से घेरा गया होगा, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से घेरा नहीं बनाया जा सकता। वो होते हैं सड़क से दूर वाली जगह। अगर हम जंगल के बीच से निकल जाएं तो शायद वो सैनिक हमें पकड़ नहीं पाएंगे, और हमने यही प्लान बनाया हुआ था। लेकिन उस घर से बाहर निकलते ही सामने सैनिक जैसे हमें ढूंढ रहे थे। अलग अलग घरों के पीछे से घरों की खिड़कियां तोड़कर अंदर गोलियां बरसाई जा रही थी, ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, और हम भी एक घर के पीछे थे। अगर सैनिक उस तरफ आते तो हमें भी नोचना शुरू कर देते, हमें भी मारना शुरू कर देते। उनके पास बड़े बड़े चाकू थे और जमीन पर पड़ी हुई लाशों के भी हर कोई जैसे एक एक बार चाकू मारकर ये पक्का कर रहा था कि कोई मरने का नाटक तो नहीं कर रहा। वो सैनिक हमसे कुछ ही दूरी पर थे, तभी जमीन फाड़कर वो मुर्दे बाहर आना शुरू हो गए। वो कड़कड़ाती हुई गोलियों की आवाजें, लेकिन मुर्दों पर असर ही नहीं, और वो मुर्दे उन सैनिकों को काट काट कर मार रहे थे। वहां उनकी लाशें बिछा दी गई। कम से कम 70 सैनिक हमने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखे थे, जो हमें मौत के घाट उतार देते, लेकिन उन मुर्दों ने हमें बचा लिया था। तभी हमने कुछ सिविलियन को देखा जो घरों से बाहर आ रहे थे, जो जख्मी थे, और वो उन्हें इस तरह से ताक रहे थे जैसे उनकी मदद करना चाहते हों। उन्होंने उन्हें उठाया और खींचते हुए उन्हें इस तरह से फाड़ कर रख दिया जैसे हर कोई एक एक हिस्सा अपने पास रखना चाहता हो। फाड़ कर मारा था उन सिविलियन को उन लाशों ने। वहां दोबारा वो जमीन के अंदर चले गए। किसी के हाथ में एक टांग, किसी के हाथ में एक सर। सिविलियन की लाशों के हिस्से हो चुके थे। पहले तो हमें लग रहा था वो लाशें हमारे इस देश ने बनाई होंगी, कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा हमें बचाने के लिए, लेकिन नहीं, कुछ और था। ये आम जनता को मार रहे थे। अगर सैनिक छोड़ रहे थे तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अब बचने का रास्ता कहाँ पर है? उस घर के पीछे से निकले थे और जगह जगह जमीन फटना शुरू हो गई थी। मुर्दे जमीन फाड़कर बाहर आ रहे थे, लोगों को मार रहे थे। बच कोई नहीं रहा था। कहीं कहीं पर युद्ध चल रहे थे लाशों और उन सैनिकों के बीच। ऐसा नहीं है कि सैनिकों के पास बढ़िया हथियार नहीं थे, लेकिन एक मुर्दे को दोबारा कैसे मारा जाए? कुछ के परखच्चे उड़ रहे थे, तब जाकर उनके शरीर स्थिर होते, लेकिन बार बार जमीन फाड़कर और लाशें बाहर आ जाती। कुछ को मैंने पहचाना था, एक ऐसा ही आदमी जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था। वो मोटा था, बेढंगा सा, उसका चेहरा पहचान में आ रहा था। मेरी आंखों के सामने एक आदमी ने गाड़ी छीनने के लिए उसके सर पर गोली चलाई थी। उसकी लाश मेरे होटल के पास ही पड़ी होगी। उसको भी जमीन फाड़कर मुर्दा बनकर बाहर आते हुए देखा था। तभी मैंने आंखें मलते हुए बाकियों से भी कहा था, ये तो वो है मोटा जो हमारे होटल के पास था। इसने 2 लोगों को मारा था, उसके बाद एक आदमी ने इसके सर पर गोली चला दी थी। ये मर चुका है, दोबारा जिंदा होकर जमीन फाड़कर कैसे आ रहा है? पीछे एक धार्मिक औरत थी जिसने जवाब दिया, नर्क से आ रहे हैं। बुरे काम करने वाला नर्क में जाता है और नर्क के ये इंसान जिंदा हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। अब सब आगे बढ़ने लगे थे। वहां कुछ लोग थे जिनके पास बंदूकें थी, सब उनका पीछा ही कर रहे थे। वो रास्ता दिखा रहे थे। यहाँ उन लाशों ने सैनिकों को मार दिया था, इसलिए रास्ता आसान हो गया था। लेकिन हमें डर ये भी था, सामने वाली कोई सड़क फट ना जाए, वहां से कोई मुर्दा बाहर ना निकल जाए। हम उस रास्ते से आगे बढ़ते गए और वहां जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। अब जंगल के बीच से निकलेंगे और यहाँ पर लेटते लेटते आगे बढ़ेंगे। जैसे ही रास्ता ज्यादा साफ नजर आएगा, भागना शुरू कर देंगे। पूरा प्लान तो यही था। अब वो बुजुर्ग जो बेहोश था वो भी होश में आ चुका था, लेकिन थोड़ा सा लंगड़ा रहा था। उसके शरीर में जान कम थी, लेकिन जिंदा बचने के लिए शरीर चल रहा था। वो बुजुर्ग औरत भी मेरा धन्यवाद कर रही थी और हम दोनों ने अपने कंधों पर उस बूढ़े को खींचना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसमें जैसे जैसे जान आती गई, वो कंधों से उतरकर खुद चलना शुरू हो गया था।
हम जंगल में और बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगल में खाने पीने का सामान नहीं था। चलते चलते ये रात बीतने के करीब पहुंच गई थी और हम बहुत ज़्यादा आगे। यहाँ जंगल में भी कई सैनिक ढूंढ रहे थे, जैसे कोई सिविलियन बचना ही नहीं चाहिए, और कई जगह ज़मीन फटती हुई देखी थी, लेकिन कोई मुर्दा बाहर नहीं आया था। एक खंडहर सा गांव जैसे ही आगे आया, उन घरों के अंदर कोई मौजूद नहीं था। ये पुराने ज़माने का कोई गांव लग रहा था, लेकिन अब खंडहर बन चुका था। छतें नहीं थी इसकी, लेकिन उसके पीछे सैनिक छिपे हुए थे। कुछ सैनिक तो हमारी सेना के लग रहे थे, कुछ दुश्मन सेना के लग रहे थे। आपस में लड़ाई शुरू हो गई और हम सब लेट गए। गोलियां चलती जा रही थी, एक दूसरे को मारा जाता जा रहा था, लेकिन हमारे इस देश की सेना हारना शुरू हो गई। सामने वालों के पास ऐसे हथियार थे जो उन्होंने हमले से पहले तैयार कर रखे थे, लेकिन अचानक हमला होने के कारण इस देश के सैनिकों ने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। यहाँ साधारण राइफल उनके हाथ में थी, जबकि दूसरी तरफ उनके पास मशीन गन थी। वो लगातार गोलियां बरसाते जा रहे थे और उन्हें सैनिकों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। उसके बाद लाशों पर भी गोलियां चलाई गई। हम लेटे हुए थे, अपने ऊपर पत्ते डाले हुए थे ताकि हमें पहचाना न जा सके, लेकिन क्या करते वहां पर। तभी मैं वहां से निकला और उन्हें बहकाने के लिए आगे की तरफ भागना शुरू हो गया। मैं जानता था मुझे कुछ करना होगा। वो सैनिक हमारी तरफ पड़ने लगे थे, वो पत्तों को हटाने लगे थे, सबकी लाशें बिछ जाती, लेकिन मैं भागना शुरू हो गया। एक घर के पीछे छिप गया। वहां कई सैनिक तो बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे, क्योंकि गोलियां जब चलती हैं तो दोनों तरफ से चलती हैं। कुछ सैनिक घायल थे। हमारी तरफ से सारे सैनिकों को मार दिया गया था। तभी मैंने अपने साथियों को इशारा किया कि मैं सैनिकों को इस तरफ लेकर आऊंगा, तुम पीछे से गोली चला सको तो चला देना। वो 7 सैनिक रह गए थे और वो बिल्कुल सामने से मुझ पर गोलियां चलाने की कोशिश करते रहे। वहां नीचे पड़ी कुछ राइफल मैं भी उठाकर छिपकर गोलियां मार रहा था। मेरा निशाना बिल्कुल सही नहीं था और पीछे से उन्होंने गोलियां चलाई तो दोनों तरफ से वो सैनिक फंस चुके थे। उन्हें पता ही नहीं चला गोली किस तरफ से चल रही है। वहां जमीन में लेटे हुए अगर कोई गोली चला रहा हो आप तो इस तरह से पागल ही हो जाएंगे ना। तो उन गोलियों से वो भून तो हो चुके थे, फिर भी 3 सैनिक बचकर एक घर के पीछे पहुंच गए। उनके पास मशीन गन थी और हम सब लेटे हुए थे और मैं एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ। अब उस पेड़ पर गोलियां चलाई जा रही थी और पेड़ भी धीरे धीरे छलनी होता जा रहा था। हमारे साथियों के पास जितनी बंदूकें थी वो लगभग खाली होने की कगार पर थी और मरे हुए सैनिकों की राइफल उठाना ही हमारे लिए सही था। लेकिन तब क्या करते। वो सामने मशीन गन लेकर आगे आ गए। जब हमारी तरफ से कोई गोली ना चली वो जान गए थे यहाँ इनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन तब मैंने कमाल ही कर दिया था। मेरे हाथ की उस राइफल में कुछ ही गोलियां थी और मैंने सिर्फ 3 ही गोलियां चलाई। तीनों गोलियां उन तीनों के सर पर। ऐसा निशाना देख वो सब हैरान थे। उन्होंने सवाल किया था, तुमने इतना अच्छा निशाना कैसे बना लिया? तुम आर्मी में थे क्या? मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, मैं ये बताना नहीं चाहूँगा, मैं अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, बस हम बच गए तो मेरे साथ चलो। अब उनके पास जो बंदूकें थी उसमें गोलियां नहीं थी। यहाँ जितनी भी बंदूकें थी उसमें कुछ कुछ ही गोलियां थी और हर बंदूक की गोली अलग साइज़ की। हम इकट्ठा भी नहीं कर सकते थे। यहाँ गोलियों की आवाज़ें सुनकर सैनिक भी आ जाते तो उन बंदूकों को उठाने का समय नहीं था, भागने का ही समय था। हम आगे की तरफ भागना शुरू हो गए। अब इस जंगल से बाहर निकलना ही हमारा आखिरी लक्ष्य था। अब उसके बाद सब मेरे पीछे पीछे। वो मुझे लीडर बना चुके थे और मैं भी कब से लीडर ही तो बनना चाहता था। मैं कहना चाहता था मेरे पास बहुत नॉलेज है कि इस तरह से इस जंगल से बाहर निकलना है। मैं जानता हूँ, मैं बहुत इतिहास पढ़ चुका हूँ। सैनिक क्या सोचते हैं, इंसानों का दिमाग क्या काम करता है मैं जानता हूँ। मुझे साइकोलॉजी की नॉलेज है। इंसान किस तरह से प्लान बनाते हैं, उस प्लान में क्या करना चाहते हैं मैं जानता हूँ। और उनका सवाल था कैसे। मैंने कहा मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, इंसानों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, किस तरह से हम इंसान क्या क्या सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। और मानो मेरी, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। वो सब मेरे पीछे ही चल पड़े थे। मैं जानता था कहाँ से मुड़ना है, सैनिक किस तरफ से घेरा डालेंगे, कौन सी सड़क से कितनी दूरी से निकलना है। बस वो मेरे पीछे चलते गए, हम आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन बुरी किस्मत इस तरह से हमारे सामने आ जाएगी कोई जानता नहीं था। एक मोड़ पर जब हम मुड़ने की कोशिश कर रहे थे तो सड़क को पार करना था हमें, तभी दूसरी तरफ पहुंच पाते। और अब हम इस जंगल से भी बाहर निकलने की कगार पर थे। दूसरे शहर में शायद युद्ध शुरू होने वाला होगा, वहां पहुंचकर गाड़ियां उठाकर हम दूर निकल जाएंगे और जिंदा बच जाएंगे। लेकिन वहां सैनिकों ने बाड़ बना रखी होगी, हमें नहीं पता था।
वो बाड़ बनाकर आगे खड़े थे और वहां से आगे किसी को जाने नहीं दे सकते थे। उन्होंने हमें देख लिया। उनकी संख्या 50 से ज्यादा थी। हम निहत्थे छिपे हुए, हमारी तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी। मैं सबसे आगे, मरना भी शायद मुझे सबसे पहले ही था, लेकिन करिश्मा हुआ था वहां पर। जमीन फाड़कर वो मुर्दे निकलना शुरू हो गए थे। हमारे कई साथी कहे जा रहे थे, ये मुर्दे कब कब बाहर निकलते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। खास समय पर ये मुर्दे बाहर निकलते हैं और इस तरह से परखच्चे उड़ा देते हैं कि डर भी बहुत लगता है, लेकिन ये भी मन को होता है शायद ये हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। वो 50 से 70 सैनिक इस तरह से मारे गए थे, हर कोई देख रहा था। इनके कद 12-12 फुट तक हो गए थे। ये वैसी लाशें नहीं थी, बल्कि लावे के बने हुए इंसान थे, जल रहे थे। जिस भी सैनिक को हाथ लगाते वो तड़प तड़प कर मर जाता, उनका मांस पिघल जाता। इस तरह से बेरहमी से मार रहे थे वो। वहां जमीन फाड़कर वो शैतान बाहर तो आ रहे थे, लेकिन वापस नहीं जा रहे थे। उनकी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने उनके शरीर को भी जलाकर रख दिया। राख तक ना बची थी। भीड़ बढ़ती गई थी, चारों तरफ वो मुर्दे। जैसे ही उन्होंने हमारी तरफ देखा, वो हमें चारों तरफ से घेर चुके थे। मौत शायद इस तरफ से आने वाली थी। शायद वो सैनिक हमें मारने वाले नहीं थे, ये मारते। हर कोई भगवान को याद कर रहा था। हर किसी का धर्म अलग लग रहा था। कोई किसी धर्म का अपनी तरह से भगवान से माफी मांग रहा था, तो कोई किसी धर्म का जमीन पर लेटकर भगवान से माफी मांग रहा था। जो भी जुर्म उन्होंने जिंदगी में किए थे, भगवान से माफी मांगी जा रही थी, ताकि मौत थोड़ी आसान मिले। वो मुर्दे, इतनी बड़ी भीड़ थी, वो हमारे सामने आकर खड़े हो गए। और ये शायद वो समय था जब मौत को करीब से देखना था। लेकिन वो घुटनों पर बैठ गए, सर झुका लिए थे उन्होंने। हमारी तरफ कोई भी देख नहीं रहा था, नजरें झुका ली थी। ऐसा लग रहा था वो हमारे दास हों। वो नीचे की तरफ बैठे हुए थे और पूरे लोग ये सोच रहे थे, आखिर कैसे हुआ? क्या भगवान बचाने के लिए आ गए? हर कोई अपने भगवान का नाम ले रहा था। हर कोई जो अलग अलग देश से आया था, भगवान का नाम लेकर ये कह रहा था, आपने हमें बचा लिया, हमें अब आप ही सुरक्षित करें। मैं तब बोला था, कौन है भगवान? कहाँ है भगवान? कौन आएगा बचाने के लिए? वहां मैंने नजरें पीछे झुकाई थी और मेरे शरीर से भी थोड़ा थोड़ा लावा निकल रहा था। मेरी आंखें जलना शुरू हो गई थी। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने अपना नाम नहीं बताया। मैं कहाँ जन्मा हूं मैंने ये नहीं बताया। मेरा नाम लूसीफर है। मैं नर्क का देवता हूं। मैं जहां भी जाता हूं जंग शुरू हो जाती है, और यही तो मेरा काम है। मैं यही काम करने के लिए तो जाता हूं। मुझे घूमना बहुत पसंद है। इंसान बड़ी जल्दी सब कुछ बना लेते हैं और मुझे उन्हें तबाह करने में बहुत मजा आता है। ये मेरी ही तो सेना है, मेरे सामने नजरें ही तो झुकाएगी। अपने सिंहासन को मैं कहीं पर भी बना सकता हूं, और वहां पर जमीन से लावे की कुर्सी पर बैठकर मैं निर्देश दे रहा था, चलो मेरे साथ मेरे नर्क में। तुम इंसानों को बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। तुम तो खुद भगवान को नहीं मानते हो। जब मेरा युद्ध उस अच्छी शक्ति से होता है तो तुम मेरा ही तो साथ देते हो। तुम खुश रह ही नहीं सकते, खुद ही तो तबाही लेकर आते हो। इन हथियारों को किसने बनाया? तुमने ही तो बनाया। मैं तो बस थोड़ी सी चिंगारी जलाता हूं और आग तो तुम खुद जलाते हो। युद्ध तुम खुद चाहते हो, मैं बस मौका बनाने के लिए आता हूं। मेरा तो यही काम है। तुम तभी तो मेरे साथी बन चुके हो, अब तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। क्यों मरते वक्त ही भगवान को याद करते हो? जिंदगी में तो करते नहीं। आओ मेरी सल्तनत में चलो, वरना यहीं पर दर्द मिलेगा। मैंने जमीन को फाड़ दिया था अपनी उंगलियों से, और जमीन के अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। ये दरवाजा है नर्क का, जहां वो शैतान जा रहे थे। और ये सब लोग भी नजरें झुकाए क्या कर सकते थे? एक शहंशाह के सामने नजरें उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता।
मैं यहाँ पर ये काम करने आता हूँ और काम खत्म करके अपने ही शहर चला जाता हूँ। मेरा शहर, मेरा नर्क, और ये सब लोग भी मेरे पीछे पीछे मेरी उस सल्तनत में आएंगे। वो अभी जिंदा हैं, कुछ समय के लिए ही, और बेदर्द उन्हें वहाँ मार दिया जाएगा। मेरे साथ चलने वालों को मैं दर्द नहीं देता, लेकिन नर्क में सजा तो भुगतनी पड़ती है। मेरा नाम लूसीफर है, मैं नर्क से आया हूं। अब आप जान गए, मैंने वादा किया था मैं अपनी जानकारी जरूर दूंगा।